बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सीएनएस फार्माकोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर कैप्लॉन फार्माकोलॉजी से पूरी सीएनएस फार्माकोलॉजी की रिवीजन करने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सीएनएस को कैटसिंग से नहीं करते, ना ही लिपनकॉट से करते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि सीएनएस एक ही क्वेश्चन आना है। जिस तरह हमने वीरोलॉजी कैप्लॉन से कर ली थी, तो हम सीएनएस को भी यहाँ से कैप्लॉन से कर लेंगे। तो कैप्लॉन बेस्ड रिवीजन वीडियोस हम अपलोड कर देते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। जिसने मिनी कैटसिंग से पढ़ा हुआ है उसकी भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कैप्लॉन की रिवीजन हो जाएगी। तो पूरी सीएनएस फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करने वाली है। सीएनएस फार्माकोलॉजी के अंदर सिडेटिव, हिप्नोटिक है, अल्कोहल है, साइकोटिक डिसऑर्डर है, पार्किंसन है, एंटी कन्वल्सेंट है, एनेस्थीसिया है, ओपियाइड्स होती है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला चैप्टर है सिडेटिव, हिप्नोटिक और एंशियोलिटिक ड्रग्स है। कैप्लॉन के मुताबिक सिडेटिव और एंशियोलिटिक एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, लेकिन कैटसन के मुताबिक सिडेटिव और एंशियोलिटिक एक ही चीज़ होती है। चलो हम इसको मान ही लेते हैं। तो जो ऐसे ड्रग जो सिडेशन, स्लीप और एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये तीनों कैटेगरी वाली ड्रग सीएनएस डिप्रेशन कराती है, जो कि डोज डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे डोज बढ़ाएगी, सीएनएस का डिप्रेशन भी उसके हिसाब से बढ़ता रहेगा। लाइक इनिशियली तो सिडेशन होगा, डोज को और बढ़ाते हैं तो एनेस्थीसिया हो जाएगा। इससे भी पहले पैराडॉक्सिकल डिसइनिबिशन होती है, यानी शुरू में सीएनएस को एक्साइट करते हैं, लेकिन डोज को बढ़ाया तो सिडेशन और एंशियोलाइसिस करवा दिया, और इसी डोज के ऊपर एंटी कन्वल्सेंट और मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी होती है। और डोज को बढ़ाया तो हिप्नोसिस होगी, और डोज को बढ़ाया तो एनेस्थीसिया हो गया। लेकिन एनेस्थीसिया के बाद बेंजोडाइज़ेपिन का डोज रिस्पॉन्स कर्व फ्लैट होता रहेगा, लेकिन बार्बिट्यूरेट का स्टीप है, काफ़ी ज़्यादा स्टीप होता है स्लोप। तो और डोज को बढ़ाया तो बेंजोडाइज़ेपिन इतना मेडुलरी डिप्रेशन नहीं कराती जितना बार्बिट्यूरेट कराती है, और डोज को बढ़ाया तो कोमा हो जाएगा। ठीक है, तो बार्बिट्यूरेट कोमा को अटेन कर लेती है, लेकिन बार्बिट्यूरेट और अल्कोहल कोमा को अटेन नहीं करती। स्टार्ट करते हैं गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल वगैरह को और इनके एगोनिस्ट को। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि गाबा एक कॉम्प्लेक्स है। तो गाबा एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिफरेंट सब यूनिट होते हैं, लाइक अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन और पार्शियल होते हैं। अब गाबा रिसेप्टर दो टाइप का होता है, गाबा ए और गाबा बी। गाबा ए की जो एक्टिवेशन है वो क्लोराइड इन्फ्लक्स से एसोसिएटेड होती है, यानी जब गाबा ए एक्टिवेट होगा तो क्लोराइड कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाती है, क्लोराइड सेल के अंदर आता है और हाइपरपोलराइजेशन होती है। गाबा बी भी इनहिबिटरी होता है, लेकिन ये पोटेशियम इन्फ्लक्स के जरिए काम करता है। गाबा ए के ऊपर सेडेटिव, हिप्नोटिक, जबकि गाबा बी के ऊपर बैक्लोफिन होती है। बैक्लोफिन स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होती है। दोनों मैकेनिज्म के जरिए मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन होती है। बेंजोडाइज़ेपिन गाबा को पोटेंशिएट करती है, जबकि बार्बिट्यूरेट गाबा को प्रोलॉन्ग करती है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग को बढ़ा देती है, जबकि बार्बिट्यूरेट ड्यूरेशन को बढ़ा देती है। बार्बिट्यूरेट के पास गाबा मिमेटिक एक्टिविटी होती है हाई डोजेज के ऊपर, लेकिन बेंजोडाइज़ेपिन के पास कोई गाबा मिमेटिक एक्टिविटी नहीं होती। जो बेंजोडाइज़ेपिन होती है बीजी रिसेप्टर के जरिए काम करते हैं, जबकि बीजी रिसेप्टर के जरिए बार्बिट्यूरेट काम नहीं करते। यानी जो बेंजोडाइज़ेपिन के रिसेप्टर होते हैं वो गाबा एक कॉम्प्लेक्स का पार्ट होते हैं, लेकिन जो बार्बिट्यूरेट के रिसेप्टर होते हैं वो इनकी अपनी बाइंडिंग साइट होती है, यानी इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो गाबा एक कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होते। ठीक हो गया। जो बेंजोडाइज़ेपिन होती है ये सिडेशन मीडिएट करती है, बार्बिट्यूरेट भी सिडेशन मीडिएट करते हैं, लेकिन बेंजोडाइज़ेपिन कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट नहीं करती, लेकिन बार्बिट्यूरेट कर देते हैं। बार्बिट्यूरेट की वजह से इंटरमिटेंट एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया हो जाता है, बेंजोडाइज़ेपिन की वजह से कोई पोरफायरिया नहीं होता। बेंजोडाइज़ेपिन के पास एंटी एंजाइटी और कॉग्निटिव फंक्शन को ट्रीट करने की कैपेसिटी होती है, वैसे बार्बिट्यूरेट के पास भी कैपेसिटी होती है, लेकिन बेंजोडाइज़ेपिन के एक्शन को फ्लोमाजेनिल से एंटागोनाइज़ कर सकते हो, बार्बिट्यूरेट के एक्शन को फ्लोमाजेनिल से एंटागोनाइज़ नहीं कर सकते। तो फ्लोमाजेनिल नॉन स्पेसिफिक बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। ये बेंजोडाइज़ेपिन और जो न्यूअर हिप्नोटिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ज़ोलपीडम है, ज़ेलेप्लोन और एज़ेपिक्लोन, इसके सीएनएस इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन को। तो इंडिविजुअल बेंजोडाइज़ेपिन है, लाइक अल्प्राज़ोलाम, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, मिडाज़ोलाम, टेमिज़ेपाम और ओक्साज़ेपाम। अब सब के सब लाइक इनिशियली अगर आप देखो तो अल्प्राज़ोलाम है, डायज़ेपाम है, लोराज़ेपाम है, एंजाइटी के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि टीमाज़ेपाम और ओक्साज़ेपाम स्लीप डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल हो रही है प्राइमरीली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डायज़ेपाम। डायज़ेपाम प्री ऑपरेशनल सेडेशन कॉज़ करती है, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये दोनों तो सिमिलर है, लेकिन डायज़ेपाम मसल रिलैक्सेंट भी है, एंटी सीज़र ड्रग भी है, विथड्रॉल स्टेट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लोराज़ेपाम स्टेटस एपिलेप्टिकस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिडाज़ोलाम इंट्रावेनस एनेस्थीसिया के अंदर आती है, डायज़ेपाम भी इंट्रावेनस एनेस्थीसिया के अंदर आती है। इनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं। तो बेंजोडाइज़ेपिन की जो फार्माकोकाइनेटिक होती है, वो लीवर के अंदर इनका मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन ओक्साज़ेपाम, टीमाज़ेपाम और लोराज़ेपाम के एक्टिव मेटाबोलाइट लीवर के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, तो उसका मिमोनिक होता है LOT लॉट। लोराज़ेपाम, ओक्साज़ेपाम, टीमाज़ेपाम है। जो बेंजोडाइज़ेपिन है वो एक्यूट एंजाइटी के लिए होती है, जबकि क्रोनिक एंजाइटी के लिए SSRI और SNRI होते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव मेडिकेशंस होते हैं। एक्यूट के लिए बेंजोडाइज़ेपिन और क्रोनिक के लिए
SSRI और SNRI। बारबिटूरेट की क्या यूजेस होती है? लाइक बारबिटूरेट है, फिनोबार्बिटल है, सीजर के लिए इस्तेमाल होती है। फार्माकोकाइनेटिक को देख लेते हैं, तो इनका लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, एक्टिव कंपाउंड बनते हैं, साइटोक्रोम P450 के इंड्यूसर्स होते हैं, पोर्फायरिया के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, ठीक है? तो अगर आप क्रोनिक यूज़ करोगे तो टॉलरेंस आ जाएगी, और बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिटूरेट, एथेनॉल के दरमियान क्रॉस टॉलरेंस आ सकती है। फिर साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस भी होती है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के अंदर क्रेविंग होती है, जबकि फिजिकल डिपेंडेंस के ऊपर ये होता है कि अगर आप ड्रग को छोड़ोगे तो विथड्रॉल सिम्पटम आ जाते हैं, यानी बंदा फिजिकली डिपेंडेंट होता है। अगर बेंजोडाइज़ेपिन को कंपेयर करते हैं तो इनकी जो अब्यूज़ लायबिलिटी है, एडिक्शन लायबिलिटी है, वो एथेनॉल और बारबिटूरेट से कम होती है। लेकिन अगर आप इनको विथड्रॉ कर दोगे, छोड़ दोगे फिजिकली डिपेंडेंट इंडिविजुअल के अंदर, तो रीबाउंड इंसोम्निया हो जाएगा, एंजाइटी है, और सीजर्स होना शुरू हो जाएंगे, स्पेसिफिकली जब आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के तौर पे यूज़ करते थे। बारबिटूरेट और जो एथेनॉल के विथड्रॉयल साइन है, लाइक बेंजोडाइज़ेपिन के विथड्रॉयल साइन बिल्कुल इनके एक्शन वाले हैं, यानी जो इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती थी, एंजाइटी को और सीजर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन जब आप इनको छोड़ दोगे तो ये चीज़ें वापस आ जाएगी। जबकि बारबिटूरेट और एथेनॉल के विथड्रॉल साइन के अंदर एंजाइटी है, एजिटेशन है, और लाइफ थ्रेटनिंग सीजर होते हैं, स्पेसिफिकली अल्कोहल की वजह से डिलीरियम ट्रीमन होता है। विथड्रॉल को स्टेट को मेंटेन करने के लिए आप लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं, लाइक डायज़ेपाम है, क्लोरडाइज़ेपोक्साइड होती है। इसके बाद ड्रग इंटरैक्शन को देख लेते हैं। जो गाबा ए पर बाइंड करने वाले ड्रग्स होती है, उनका दूसरी सीएनएस डिप्रेशन ड्रग के साथ एडिटिव एक्शन होता है, लाइक लाइफ थ्रेटनिंग रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा अगर आप इनको एनेस्थेटिक के साथ मिला के लोगे। एनेस्थेटिक जनरल और लोकल एनेस्थेटिक होती है, एंटीहिस्टामिन होती है, ओपियाइड्स होती है, बीटा ब्लॉकर होती है। इसके अलावा जो बीटा ब्लॉकर्स होती है, सॉरी बारबिटूरेट है, ये मेटाबॉलिक इंड्यूसर है, लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोइन, वारफरिन के मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर देती है। इसके बाद नॉन बीजी ड्रग है, तो नॉन बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग में ज़ोलपीडम, ज़ेलोपिनोन, एज़ापिक्लोन आते हैं। ये BZ1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, अल्फा 1 या ओमेगा 1 पे जाके बाइंड करते हैं। लेकिन इनका कॉग्निटिव फंक्शन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं वो बेंजोडाइज़ेपिन टाइप 2 रिसेप्टर मीडिएटेड होते हैं। अगर ओवरडोज ले ली तो ओवरडोज को रिवर्स करने के लिए फ्लोमाजेनिल यूज़ कर सकते हैं। जो न्यूरो हिप्नोटिक्स होते हैं, स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप इनको बेंजोडाइज़ेपिन से कंपेयर करते हो तो इनका कॉग्निटिव फंक्शन के ऊपर रिलेटिवली लेस इफेक्ट होता है। जबकि जो बेंजोडाइज़ेपिन होती है, BZ1 है, BZ1 से सेडेशन होती है, जबकि BZ2 से एंटी एंजाइटी और इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन है। लेकिन इनके पास कोई एंटी एंजाइटी फंक्शन नहीं है, इनके पास कोई इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन नहीं है, बल्कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो है सेडेटिव वाला, ठीक है? तो ये नींद तारी करवा देती है, स्लीप डिसऑर्डर के लिए मेनली इस्तेमाल होती है, लेस टॉलरेंस और अब्यूज़ लायबिलिटी होती है, स्लीप वॉकिंग वगैरह, ठीक है? इसके बाद बसपीरोन है, बसपीरोन सेरोटोनिन 1A पार्शियल एगोनिस्ट होता है, जनरलाइज़्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, नॉन सेडेटिव होता है, ठीक है? और इसको 1 से लेकर 2 हफ्ते लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल। सारी की सारी अल्कोहल सीनस डिप्रेशन कराती है, क्योंकि अल्कोहल के पास भी गाबा मिमेटिक एक्टिविटी होती है, और सारी की सारी अल्कोहल मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाती है, क्योंकि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कोई ना कोई एसिड बनेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अल्कोहल और प्रेगनेंसी से। तो अल्कोहल को अगर प्रेगनेंसी में लिया जाए तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। उसके अंदर ग्रोथ रिस्ट्रक्शन होती है, फेशियल हाइपोप्लेजिया, मैक्रोसेफेली और सीएनएस डिसफंक्शन होता है। और कुछ ऐसी ड्रग होती है जो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन करवाती है, तो इसमें मेट्रोनिडाज़ोल है, ग्रेसोफिल्विन होती है, सेफ्लोस्पोरिन होती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक होती है, जिसमें सल्फोनाइलूरिया ड्रग आ जाती है। अब हम अल्कोहल वगैरह को देख लेते हैं। सपोज़ एक इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइज़निंग है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल की पहले ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा ग्लाइकोल्डिहाइड, फिर फाइनली उससे ऑक्सैलिक एसिड बनता है। तो जो ऑक्सैलिक एसिड है वो नेफ्रोटॉक्सिक होता है, जबकि मेथनॉल से फॉर्मिक एसिड है, उसकी वजह से रिस्पिरेटरी फेल्योर हो जाएगा, हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा और ऑक्यूलर डैमेज हो जाएगा। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए एल्डिहाइड नहीं बल्कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर देते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मिपिज़ोल। अगर हाई अल्कोहल लेवल है तो उसके लिए हीमोडायलिसिस वगैरह परफॉर्म करनी है, और अगर एथेनॉल दे दोगे तो एथेनॉल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। इसके बाद एथेनॉल को पढ़ लेते हैं, तो एथेनॉल से क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनता है। तो इसकी वजह से सीएनएस डिप्रेशन हो सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, एस्टाल्डिहाइड टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक हो गया? ओके। तो आगे एस्टाल्डिहाइड की वजह से क्या हो सकता है? नोज़िया, वॉमिटिंग है, हेडेक है, हाइपोटेंशन है, फोलेट के साथ मिलेगा तो उसको इनएक्टिवेट करेगा, थायमीन के साथ मिलेगा तो उसकी अवेलेबिलिटी को कम कर देगा। कौन? एस्टाल्डिहाइड होता है। एस्टाल्डिहाइड की एक्युमुलेशन करवाने वाला जो ड्रग है वो डाइसल्फिराम होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल एस्टाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, ठीक है? क्रोनिक अल्कोहलिज़्म वाले पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, फैटी लिवर होता है, मसल वेस्टिंग होती है, ओके? और गाउट वगैरह हो सकता है, क्योंकि लैक्टेट यूरेट के साथ कॉम्पीट करता है फॉर द एक्सक्रीशन। तो गाउट होगा, मेटाबॉलिक वेस्टिंग है, फैटी लिवर हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया है और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन को
समझाने के लिए एक हाइपोथेसिस पेश किया गया था जिसको अमाइन हाइपोथेसिस कहते हैं। अमाइन हाइपोथेसिस के मुताबिक नोरेपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल कम हो तो डिप्रेशन होती है। दैट इज़ व्हाई कि अगर रिज़रपिन अगर अप्लाई करते थे तो रिज़रपिन के लेने के बाद नोरेपेनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन का लेवल कम होता था और सीवियर डिप्रेशन होती थी। तो एंटी डिप्रेसेंट किस तरह से काम करती है? एंटी डिप्रेसेंट नोरेपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट को काम करने में काफ़ी ज़्यादा हफ्ते या महीने लग जाते हैं। अब एंटी डिप्रेसिव ड्रग को पढ़ लेते हैं। तो पहला है एसएसआरआई। एसएसआरआई के अंदर फ्लोक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम और फ्लूवोक्सामिन आती है। सेरोटोनिन की रीअपटेक को ब्लॉक कर देती है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, बुलिमिया है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, क्रोनिक में इस्तेमाल करते हैं, एक्यूट में तो बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ करते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर होता है, इन सबको ट्रीट करने के लिए एसएसआरआई यूज़ करते हैं। फ्लोक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, फ्लूवोक्सामिन होती है। साइड इफेक्ट के अंदर एंजाइटी है, एजिटेशन होता है और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेक्सुअल डिस्फंक्शन और वेट लॉस होता है। टॉक्सिसिटी के अंदर सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। सेरोटोनिन सिंड्रोम के अंदर सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है। सिम्पटम के अंदर स्वेटिंग है, रिजिडिटी है, मायोक्लोनस होता है, हाइपरथर्मिया होता है, एएनएस इंस्टेबिलिटी होती है, सीजर्स होती है। कब होता है? जब आप मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को टीसीए के साथ ले लेते हो या मेप्रिडीन जो कि ओपियाइड है उनको लेने की वजह से होता है। ओके, ठीक है। इसके अलावा जो ये फ्लोक्सेटिन होती है, ये एंजाइम इनहिबिटर होते हैं, स्पेसिफिकली फ्लोक्सामिन और फ्लोक्सेटिन। अब इनके इंटरैक्शन के अंदर ये हो सकता है कि ठीक है, तो बेंजोडाइज़ेपिन का लेवल ओके अगर एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट कर रहे हैं तो बेंजोडाइज़ेपिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है। सिटालोप्राम इंटरैक्शन के लिए सेफर होती है, यानी अगर आपने इंटरैक्शन को मिनिमाइज़ करना है तो आप सिटालोप्राम यूज़ कर सकते हो। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अंदर एमिट्रिप्टालिन, इमिपेरामिन, क्लोमिपेरामिन होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि सेरोटोनिन और नोरेपेनेफ्रिन की रीअपटेक को ब्लॉक कर देती है। यूजेस है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसके अलावा एन्यूरिसिस है, न्यूरोपैथिक पेन होता है, फोबिक और पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। साइड इफेक्ट के अंदर मस्कुलिनिक और अल्फा ब्लॉकेड इफेक्ट है। 3 सी होते हैं, कोमा, कन्वर्जन और कार्डियोटॉक्सिसिटी है। ड्रग इंटरैक्शन के अंदर देखते हैं तो अगर मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ ले लोगे तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा। एसएसआरआई मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर या मेपेनेडिन के साथ ले लोगे तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा ये अल्फा 2 एगोनिस्ट के एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन को मिनिमाइज कर देती है। ग्वानिट्रिल और ग्वानिथिडीन के एक्शन को भी ब्लॉक कर देती है। इसके बाद बारी है एसएनआरआई की। एसएनआरआई के अंदर वेनलेफेक्सिन, डेसवेनलेफेक्सिन और डिलॉक्सिडिन आ जाते हैं। इनका मैकेनिज्म क्या होता है? इन्होंने सेरोटोनिन और नोरेपेनेफ्रिन की रीअपटेक को ब्लॉक कर देना है। इनके यूजेस एसएसआरआई जैसे होती है, ठीक है, यानी जो एसएसआरआई की है, लाइक वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होती है, मेजर डिप्रेशन है, बुलिमिया होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर होती है और प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर होती है। साइड इफेक्ट के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच हो सकता है, हेपाटोटॉक्सिसिटी होती है स्पेसिफिकली डिलॉक्सिडिन की वजह से। टॉक्सिसिटी के अंदर सेरोटोनिन सिंड्रोम है कि वही अगर सेरोटोनिन का इंटरैक्शन होता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ, टीसीए के साथ या मेप्रिडीन के साथ। इसके बाद बारी है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इसमें फेनाइलजीन और ट्रेनाइलकेप्रोमीन आती है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप ए और टाइप बी दोनों को ब्लॉक कर देते हैं। एटीपिकल डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वही साइड इफेक्ट है कि अगर आप एसएसआरआईटीसी या मेप्रिडीन के साथ ले लोगे तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा और नोरेपेनेफ्रिन के साथ ले लोगे तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा। टिरामिन के साथ ले लोगे तो चीज़ रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो सिम्पटम क्या होते हैं? सिम्पटम में ये हो सकता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, एरिथमिया हो गया, एजिटेशन है और हाइपरथर्मिया वगैरह हो सकता है। अब ड्रग्स कौन-कौन सी होती है? लाइक किनके साथ ये नोरेपेनेफ्रिन को बढ़ा के हाइपरटेंसिव क्राइसिस करवा देती है। फॉर एग्जांपल टिरामीन है, टीसीए है, अल्फा 1 एगोनिस्ट होती है और लीवोडोपा होता है। इनके साथ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करती है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस करवा देती है। नोरेपेनेफ्रिन की कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। इसके बाद अदर नो एंटी डिप्रेसेंट है जिसमें ट्राफेज़ोन, नीफाज़ोडोन आते हैं जो सेरोटोनिन टाइप 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। इनकी वजह से कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, प्राइपिज़म हो सकता है। प्राइपिज़म का क्या मतलब है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह, ठीक है। जो बुप्रोपियोन है, डोपामाइन और नोरेपेनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर होती है। फीवर, सेक्सुअल साइड इफेक्ट होती है। स्मोकिंग सेसेशन के लिए हम बुप्रोपियोन को यूज़ करते हैं जो कि डोपामाइन और नोरेपेनेफ्रिन रीअपटेक ब्लॉकर होती है। मिर्टाज़ापिन की वजह से वेट गेन हो जाता है जो कि अल्फा 2 एगोनिस्ट है। वेरानिसिलिन निकोटिनिक रिसेप्टर के लिए पार्शियल एगोनिस्ट है और ये भी स्मोकिंग सेसेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रेनाइलकेप्रोमीन ये भी स्मोकिंग सेसेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके बाद बारी है ड्रग्स यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम होती है, लेकिन इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक भी रिक्वायर्ड होते हैं। जो लिथियम होती है इनोसिटोल या पीआईपी2 की रिसाइक्लिंग को ब्लॉक कर देती है। स्पेसिफिकली इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट को ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से इनोसिटोल की रिसाइक्लिंग नहीं हो पाती। इसके अलावा साइक्लिक ईएमपी को कम कर देती है। साइड इफेक्ट के अंदर नैरो थेरापेटिक इंडेक्स है, हाईली टॉक्सिक ड्रग होती है, थेरापेटिक मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। साइड इफेक्ट में ट्रेमर्स, फ्लू लाइक सिंड्रोम है, सीजर्स हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म है विद गोइटर है,
ठीक है। ओके, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होती है जिसको मैनेज करने के लिए एमिलोराइड देती है, और टेराटोजन है एम्स्टीन एनोमली होती है जिसमें ट्राइकस्पिड वाल की मालफॉर्मेशन होती है। दूसरी ड्रग जो बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ कर सकती है वो वेलपोरिक एसिड और कार्बामेज़ापिन होती है। लिथियम मोस्टली किडनी से एलिमिनेट होती है, तो ऐसे ड्रग जो जीएफआर को कम करती है या सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देती है, तो वो लिथियम की क्लीयरेंस को कम कर देती है और हाफ लाइफ को बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल एनसेड है, एस है, एआरबी है और डाययूरेटिक होती है। इसके बाद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको ट्रीट करने के लिए मिथाइलफेनिडेट और एम्फेटामिन होती है। एम्फेटामिन की वजह से एजिटेशन, इंसोम्निया और कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी होती है। और एटोमेक्सेटिन, ये सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक ब्लॉकर होती है। साइड इफेक्ट के अंदर टीसीए वाली आना शुरू हो जाती है। कौन सी ड्रग सेरोटोनिन सिंड्रोम कराती है, तो वो फ्लोक्सेटिन होती है। सेरोटोनिन सिंड्रोम में एसएसआरआई मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर और मैप्रिडीन को रट्टा मार लेना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ड्रग्स यूज इन पार्किंसन डिजीज एंड द साइकोसिस है। तो डोपामिनर्जिक न्यूरल पाथवे का पता होना चाहिए। जो डोपामीन होता है नोरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है द नोर एड्रेनर्जिक पाथवे, और डोपामीन मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इसके डिफरेंट ट्रैक के अंदर डिफरेंट फंक्शन होते हैं, लाइक नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे भी डिफरेंट होता है, मेसोलिम्बिक मेसोकॉर्टिकल ट्रैक के अंदर डिफरेंट फंक्शन होता है, और ट्यूबुलो इनफंडिबुलर ट्रैक के अंदर डिफरेंट फंक्शन होता है। पहला है नाइग्रोस्ट्राइटल। नाइग्रोस्ट्राइटल का मतलब है सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्टार्ट होने के बाद स्ट्राइटा में प्रोजेक्ट करना। तो जो सेल बॉडीज होती है सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा के अंदर, तो वो डोपामीन को रिलीज करती है जो गाबार्जिक न्यूरॉन को इनहिबिट कर देता है। पार्किंसन डिजीज के अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की लॉस देखने को मिलता है जिसकी वजह से कोलिनर्जिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसफंक्शन या साइनोसेप्टम आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम डोपामीन के रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देंगे तो सूडो पार्किंसनिज्म हो जाएगा जो कि रिवर्सिबल होता है। ओके, और अगर हम डोपामीन के एगोनिस्ट देंगे तो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, डिस्काइनेसिया होना शुरू हो जाएगा। आगे मेसोलिम्बिक मेसोकॉर्टिकल ट्रैक है जो मिड ब्रेन के अंदर सेल बॉडीज होती है। ओके, तो वो मेसोलिम्बिक है, तो मेसो का मतलब मिड ब्रेन, तो वो कहाँ जाती है, सेरेब्रोकॉर्टिकल और लिम्बिक स्ट्रक्चर की तरफ जाती है। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं कि हमारी अफेक्शन को रेगुलेट करना, रीइंफोर्समेंट को कंट्रोल करना, कॉग्निटिव फंक्शन है और सेंसरी परसेप्शंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डोपामीन के ज़्यादा होने की वजह से इन पाथवे में, तो वो साइकोटिक डिसऑर्डर और एडिक्शन इन्हीं पाथवे की वजह से होती है। ऐसे ड्रग जो डोपामीन के फंक्शन को बढ़ाती है तो वो रीइंफोर्समेंट ज़्यादा कर देती है, रीइंफोर्समेंट करेगी और हाई डोजेस के अंदर साइकोसिस करवा देगी। डोपामीन के एंटागोनिस्ट देगी तो वो कॉग्निटिव फंक्शन को इम्पेयर कर देगी, साइकोसिस को, न्यूरोसिस को कम कर देगी। इसके बाद ट्यूबरो इन्फंडिबुलर है। ट्यूबरो इन्फंडिबुलर हाइपोथैलेमस से प्रोजेक्ट करता हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा जहाँ पे डोपामीन प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। अगर डोपामीन के एगोनिस्ट देंगे तो वो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो डोपामीन के एंटागोनिस्ट होते हैं वो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया करवा देंगे जिसमें गायनिकोमास्टिया है, एमेनोरिया और गैलेक्टोयूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कीमोरिसेप्टर ट्रिगर ज़ोन। कीमोरिसेप्टर ट्रिगर ज़ोन के ऊपर डोपामाइन रिसेप्टर होते हैं जो एमेसिस करवाते हैं। डोपामाइन के जो एगोनिस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल एपोमॉर्फिन है, वो एपेंटिक होते हैं, जबकि डोपामाइन के एंटागोनिस्ट एंटीमेटिक होते हैं। अब डोपामाइन के रिसेप्टर मेनली दो होते हैं, D1 D2। जो D2 है आगे D2A और D2C होता है। D1 GS के जरिए काम करते हैं, D2 GI से कपल्ड होती है, D2A नाइग्रोस्ट्राइटल जबकि मेसोलिम्बिक के अंदर D2C होता है। अब ऐसे ड्रग जो पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है तो वो पार्किंसन की मेनली 3 सिम्पटम को ठीक करती है, पहला रिजिडिटी, दूसरा ट्रेमर, तीसरा ब्रैडिकाइनेसिया, ओरिकाइनेसिया, चौथा होता है फ्लैट फेसेस। अब पार्किंसन के अंदर पैथोलॉजी ये होती है कि डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है, हमने इसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट ड्रग्स दी हुई है। तो जो फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजी ये होती है कि डोपामीन के लेवल रिस्टोर करना और एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम कर देना है, मस्कारिनिक ब्लॉकर यूज़ करने हैं। तो ऐसे ड्रग जो डोपामीन के फंक्शन को बढ़ा देती है तो वो लीवोडोपा होती है। लीवोडोपा प्रो ड्रग है, डोपामीन में कन्वर्ट होगी बाय एरोमेटिक अमाइनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज। ओके, तो इसको कार्बिडोपा के साथ मिला के देती है क्योंकि कार्बिडोपा इसकी पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देता है, पेरिफेरल कन्वर्जन को ब्लॉक कर देता है ताकि सीएनएस के अंदर ही आए और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना हो डोपामीन के। साइड इफेक्ट के अंदर डिस्काइनेसिया हो सकता है, ओनो फिनोमिना हो सकता है। ठीक है, डिस्काइनेसिया क्यों होता है, डोपामीन के ज़्यादा होने की वजह से। साइकोसिस हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकती है, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है क्योंकि कीमोरिसेप्टर ट्रिगर ज़ोन के ऊपर डोपामीन आके काम करेगा। ठीक है, अब इसके बाद टोल कपून और एंटाकपून होते हैं। जो टोल कपून एंटाकपून होते हैं ये कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफेरेज को ब्लॉक कर देते हैं। ये वो एंजाइम है जो कि डोपा को मिथाइल डोपा में कन्वर्ट कराता है। अब मिथाइल डोपा पार्शियल एगोनिस्ट होता है। ठीक है, तो मिथाइल डोपा को के अंदर कन्वर्जन को ब्लॉक करने वाली COMT होती है, COMT इनहिबिटर टोल कपून एंटाकपून होते हैं। ओके, तो ये लीवोडोपा की अपटेक और एफिकेसी को बढ़ा देती है, लेकिन टोल कपून हिपैटोटॉक्सिक होता है। इसके बाद सिलेजिलिन है। सिलेजिलिन मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप इनहिबिटर होती है। इनका टेरामीन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, जो ए वाली है उनका इंटरेक्शन होता है। इनिशियली ट्रीटमेंट और लीवोडोपा के साथ मिला के देते हैं। साइड इफेक्ट में डिस्काइनेसिया, हर एक में डिस्काइनेसिया, इसमें भी डिस्काइनेसिया, इसमें भी साइकोसिस है, इंसोम्निया हो सकता है क्योंकि ये सिलेजिलिन एम्फेटामिन के अंदर मेटाबोलाइज हो जाती है।
आगे डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, तो इसमें प्राइमेपिक्सोल D3 पे जाके प्रोपिनेरोल ब्रोमोक्रिप्टिन D2 पे जाके बाइंड करती है। ब्रोमोक्रिप्टिन हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया और एक्रोमेगैली को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सबके साइड इफेक्ट के अंदर हेलुसिनेशन डाल दो, डिलीरियम डाल दो, डिस्काइनेसिया डाल दो, साइकोसिस डाल दो। फिर कुछ ऐसे ड्रग्स होती है जो एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को कम कर देती है, तो उसमें बेंजोट्रोपिन और ट्राइहेक्सिफेनिडाइल है। ये ट्राइमर को रेजिडिटी को तो कम कर देती है, लेकिन ब्रेडिकाइनेसिया के ऊपर रिलेटिवली लेस इफेक्ट होता है। इनके साइड इफेक्ट में एट्रोपिन लाइक इफेक्ट आ जाती है। इसके बाद एमेंटाडीन है, एमेंटाडीन की वजह से भी एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट है। ओके, और लिबिडो रेटिकुलरिस हो सकती है। एंटीवायरल ड्रग है, मस्कुलिनिटी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी और डोपामिन की रिलीज को ब्लॉक ज़्यादा कर देगी। एंटीसाइकोटिक ड्रग है, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। शिज़ोफ्रेनिया के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्पटम होते हैं। पॉजिटिव सिम्पटम में थॉट डिसऑर्डर है, डिल्यूजन है, हैलुसिनेशन होती है और पैरानोया होती है। नेगेटिव सिम्पटम के अंदर इमोटिवेशन है, सोशल विथड्रॉल है, फ्लैट अफेक्शन है और पॉवर्टी ऑफ स्पीच होती है। अब जो डोपामिन हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया वो ये बताता है कि मेसोलिम्बिक सिस्टम के अंदर डोपामिन की एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है, उसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया होता है। यानी जो डोपामिन के एगोनिस्ट है वो साइकोसिस कराते हैं, लेकिन डोपामिन के एंटागोनिस्ट एंटीसाइकोटिक होती है, कॉग्निटिव फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है। जो सेरोटोनिन है वो भी शिज़ोफ्रेनिया की टियोलॉजी में आ जाता है। तो मैकेनिज्म क्या होगा शिज़ोफ्रेनिया का या एंटीसाइकोटिक ड्रग का, तो वो ये है कि डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना, सेरोटोनिन के टाइप 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना। तो ऐसे ड्रग शिज़ोफ्रेनिया को, शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर को, बाइपोलर डिसऑर्डर को, टॉरेट सिंड्रोम को और हंटिंगटन डिजीज़ को है, ड्रग और रेडिएशन एमएसएस है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। साइड इफेक्ट के अंदर ये लिखा है कि डोपामिन ब्लॉकेड हो जाएगा, इसकी वजह से साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। ओके, लाइक डिस्काइनेसिया। डिस्काइनेसिया में क्या आएगा, डिस्काइनेसिया में एक्स्ट्रा पिरामिडल सेप्टम आना शुरू हो जाएगी, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट के अंदर सूडो पार्किंसनिज्म है, डिस्टोनिया है, एकैथीसिया है, इसको रट्टा मान लो PAD, पैड होता है पैड। इसको मैनेज करने के लिए एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स देते हो, लाइक बेंजोट्रोपिन और डाइफेनहाइड्रामीन होती है। ये एंटी हिस्टामिन है जिसके पास एंटी मस्कुलिनिक एक्टिविटी होती है। क्रॉनिक के अंदर टार्टिव डिस्काइनेडिया आता है, ठीक है, तो CT से रट्टा मान लो क्योंकि बार बार आना है CT। जबकि पैड यानी पैड में क्या आएगा, पार्किंसनिज्म या सूडो पार्किंसनिज्म, E से कैथीसिया और C से डिस्टोनिया आ जाएगा। डिस्फोरिया हो सकता है, एंडोक्राइन डिसफंक्शन हो सकता है, लाइक टेम्परेचर रेगुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से न्यूरोलेप्टिक मैलिग्रेंस सिंड्रोम होता है, उसको ट्रीट करने के लिए डेंड्रोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन देते हो। प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा जिसमें गायनिकोमास्टिया है, एमेनोरिया होती है, गैलेक्टोयूरिया होता है, ईटिंग डिसऑर्डर है, वेट गेन हो सकता है। मस्कुलिनिक ब्लॉकेट की वजह से, यानी पहले तो डोपामिन ब्लॉकेट हो गया, मस्कुलिनिक ब्लॉकेट की वजह से टैकीकार्डिया हो सकता है और सीजर थ्रेशोल्ड कम हो सकता है। अल्फा ब्लॉकेट की वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है। अब जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है उसमें क्लोप्रोमाजिन, थियोरिडाज़िन, फ्लुफेनाजिन और हैलोपेरिडोल आती है। जबकि एटिपिकल के अंदर क्लोज़ापिन, ओलेंजापिन, रिस्पेरिडोन और एरिपेराज़ोल आती है। अदर टिपिकल के अंदर क्यूटापिन और ज़ेफ्रासिडोन आती है, ठीक है। तो एक बात आप नोट करना कि जो टिपिकल वाले हैं कि टिपिकल वाले की वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू एटिपिकल। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट लिखा हुआ है कि जो कुछ एंटी साइकोटिक ड्रग होती है लाइक फ्लुफेनाजिन और हैलोपेरिडोल, इनकी पार एंटीरियल होती है ताकि ये ट्रीटमेंट को जल्दी से इनिशिएट कर सके और मेंटेनेंस थेरेपी के लिए कर सके। ये किनकी होती है, फ्लुफेनाजिन और हैलोपेरिडोल है, इनके पार एंटीरियल फॉर्म होती है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम होती है वो टिपिकल से ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू एटिपिकल, ठीक हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखते हो जो मस्कुलिनिक ब्लॉक, सिडेशन और अल्फा ब्लॉक है, ये भी ज़्यादा किससे आ रही है, ज़्यादा टिपिकल वाले से आ रही है। और दूसरी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, लाइक थियोरिडिज़िन की वजह से टॉर्सिडीज रिपोंटिस हो सकता है, कार्डियोटॉक्सिटी या क्विनिडीन लाइक जैसी है। हैलोपेरिडोल सबसे ज़्यादा न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कराती है और टार्डिव डिस्काइनेसिया करवाती है। जो क्लोज़ापिन है D2C को ब्लॉक करती है और सेरोटोनिन टाइप 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। टार्डिव डिस्काइनेसिया नहीं होगा, लेकिन एक ग्रैनुलोसाइटोसिस हो सकता है, इसकी वजह से वेट पिलो सिंड्रोम है और सीज़र है। ओलेंजापिन की वजह से इतना खास कोई लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ओलेंजापिन की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, वेट गेन वगैरह हो सकता है, ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह हो सकता है। रिस्पेरिडोन की वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है। अरिप्राज़ोल सेरोटोनिन के टाइप 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के अलावा ये डोपामिन के D2 रिसेप्टर के ऊपर पार्शियल एगोनिस्ट भी होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वो है एंटी एपिलेप्टिक। तो जो एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वल्सेंट है, इसके अंदर आपने सीज़र को ट्रीट करना है, ठीक है। तो जो सीज़र है वो पीरियोडिक एपिसोडिक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से होता है जो कि एब्नॉर्मल होती है। इसमें डिपोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होती है, सस्टेन्ड हाई फ्रीक्वेंसी रेपिटेटिव फायरिंग होती है। फिर इसके बाद प्रोलॉन्ग हाइपरपोलराइजेशन होता है जिसमें बंदे की कॉन्शियसनेस खत्म हो सकती है। फाइनली एंटी सीज़र ड्रग के अंदर क्या मैकेनिज्म होती है, कुछ ऐसी ड्रग होती है जिसमें सोडियम की इन्फ्लक्स को ब्लॉक कर देना है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देना है, किसी ने गाबा मीडिएटेड हाइपरपोलराइजेशन को बढ़ा देना है, किसी ने ग्लूटामेट के एक्साइटेटरी इफेक्ट को ब्लॉक कर देना है और किसी ने पीरीसाइनेप्टिक कैल्शियम कोई इन्फ्लक्स को ब्लॉक कर देना है, टी टाइप वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को कैल्शियम चैनल को थैलेमिक न्यूरॉन के अंदर ब्लॉक कर देना है। तो सोडियम को ब्लॉक करने वाले ड्रग के अंदर मेनली कार्बामेज़ेपिन और फेनिटोइन है। गाबा के अंदर बारबिटूरेट आ जाएगी और बेंजोडाइज़ेपिन है।
जबकि ग्लूटामिक एसिड के ऊपर लैमोट्रेजिन है, टोपिरामेट होती है, टोपिरामेट ईएमपीए को ब्लॉक करती है। ओके, ईएमपी को ब्लॉक करने वाली प्रेमपेनिल भी होती है, एनएमडी के लिए फ्लोबेमेट होती है, जबकि कैल्शियम को ब्लॉक करने वाली वेलोप्रोइक एथियोसुक्सामाइड होती है। एब्सेंस सीजर के लिए मेनली इथोसुक्सामाइड और वेलोप्रोइक एसिड होती है। वेलोप्रोइक एसिड तकरीबन सब में इस्तेमाल करते हैं सिवाय स्टेरॉइड्स एपिलेप्टिकस के अंदर, लाइक वेलोप्रोइक है, फेनिटोइन है, कार्बामेज़ेपिन और लैमोट्रेजिन है। तो उसका निमोनिक होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक के अंदर भी यही ड्रग इस्तेमाल करते हैं। जनरल एब्सेंस के अंदर इथोसुक्सामाइड और वेलोप्रोइक एसिड है। स्टेरॉइड्स एपिलेप्टिकस के अंदर पीएलडी है, लाइक फेनिटोइन है, फॉस्फेनिटोइन है, लोराज़ेपाम और डायज़ेपाम है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ, प्राइमरी एंटी कन्वल्सेंट की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल एंटी कन्वल्सेंट को पढ़ते हैं। तो पहला है फेनिटोइन। फेनिटोइन सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, स्पेसिफिकली इनएक्टिवेटेड स्टेट के अंदर या ओपन स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये सीजर की प्रोपेगेशन को ब्लॉक कर देगा। सीजर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वेरिएबल एब्सॉर्प्शन होती है, नॉन लीनियर काइनेटिक है, साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस कर देती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक होता है। ठीक है, तो साइड इफेक्ट के अंदर सीएनएस डिप्रेशन है, इसको छोड़ दो आप। जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, ये इंपॉर्टेंट है, हिर्सुटिज्म है, ऑस्टियोमलेशिया है, विटामिन डी को कम कर देती है, विटामिन के को कम कर देती है, विटामिन बी9 को कम कर देती है, इतने सारे विटामिन को कम कर देती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, टेराटोजेनिसिटी हो सकती है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो सकता है। कार्बामेज़ेपिन का सिमिलर मैकेनिज्म है, लाइक सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, सीजर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। मेटाबॉलिक इंड्यूसर है, अपने ही मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करना शुरू कर देती है। सीएनएस डिप्रेशन सब के अंदर है, लेकिन इसमें ऑस्टियोमलेशिया उसमें भी था। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया ये तकरीबन सिमिलर है फेनेटोइन वाले, लेकिन एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस सिर्फ इसी की वजह से होता है, कार्बामेज़ेपिन की वजह से एडीएच की सिक्रेशन बढ़ जाती है और सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच हो सकता है। स्टेटोजेनिसिटी के अंदर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है, सिमिलर जैसे है, यानी फेनेटोइन और कार्बामेज़ेपिन के थोड़े से सिमिलर इफेक्ट होते हैं साइड इफेक्ट में। वेलप्रोइक एसिड फेनेटोइन जैसी है, लेकिन गाबा ट्रांसअमाइनेज को भी ब्लॉक कर देती है, कैल्शियम को भी ब्लॉक कर देती है। सीजर को बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर मेनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है और माइग्रेन के अंदर प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती है। और टोपिरामेट और फेनिटोइन भी इस्तेमाल हो सकती है माइग्रेन वगैरह के अंदर। ठीक है, साइड इफेक्ट के अंदर हेपाटोटॉक्सिटी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, पैनक्रेटाइटिस और एलोपेकिया हो सकता है। टेराटोजेनिसिटी के अंदर स्पाइना बाइफिडा है। ठीक हो गया। ओके, तो इसके साइड इफेक्ट को याद करने का निमोनिक क्या होता है, पाथ, PATH, पैनक्रेटाइटिस, एलोपेकिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हेपाटोटॉक्सिटी होती है। टेराटोजेनिसिटी में स्पाइना बाइफिडा है, एथोसुक्सामाइड टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है थैलेमस के न्यूरॉन के अंदर, तो एब्सेस सीजर हो जाएगा। लैमोट्रेजिन सोडियम और ग्लूटामेट के जरिए काम करती है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है। टोपिरामेट की वजह से वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, फोकल सीजर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फोकल का क्या मतलब होता है, पार्शियल सीजर होते हैं। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो टोपिरामेट वगैरह ये भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद फल्बेमेट है, फल्बेमेट की वजह से प्लास्टिक एनीमिया होता है, ग्लूटामेट रिसेप्टर को सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। गाबापेंटिन, गाबापेंटिन सीजर के अलावा न्यूरोपैथिक पेन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली पोस्ट हेपेटिक न्यूरालजिया। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग के क्या जनरल फीचर्स होती है, तो मेनली ये है कि अगर दूसरे सीएनएस डिप्रेसेंट के साथ मिला के लोगे तो फिर एंटी कन्वल्सिव एक्शन होगा। ओके, अचानक जल्दी से छोड़ोगे तो सीजर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ओके, तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिकेसी को कम कर देती है। ठीक है, साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस कर देती है। नेक्स्ट चैप्टर है एनेस्थीसिया। जो एनेस्थीसिया के अंदर जनरल और लोकल एनेस्थेटिक पढ़ना है, फिर ओपियाइड और फिर ड्रग ऑफ एब्यूज है, जिसको आप नहीं करते होते हैं। तो ओपियाइड ड्रग यूज इन एनेस्थीसिया वगैरह को पढ़ लेते हैं। तो जो एनेस्थेटिक होती है दो होते हैं, जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक ऐसे ड्रग होती है जो पूरी बॉडी के ऊपर एनेस्थीसिया क्रिएट कर देती है, जबकि लोकल एनेस्थेटिक सिर्फ लोकलाइज पार्ट के लिए होती है। तो जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक होती है उनकी कंपार्टमेंटलाइजेशन यहाँ पे इस डायग्राम में बताई हुई है, उसको छोड़ो आप। ये इनकी MAC वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड की 104 होती है। ठीक है, सिवोफ्लोरिन की 2 होती है, डेसफ्लोरिन की 6 होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो हैलोथीन की होती है, वो 0.75 है। ओके, ठीक है, इनके सीवीएस के ऊपर इफेक्ट रिलेटिवली मिनिमल होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड की ये प्रॉपर्टी है कि सबसे ज़्यादा ऑनसेट इसी का होता है, सबसे ज़्यादा रिकवरी इसी की होती है, क्योंकि जो रैपिड ऑनसेट और रैपिड रिकवरी वो डिपेंड करती है ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट के ऊपर। जिसका ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट जितना कम होगा उतना ज़्यादा ऑनसेट और रिकवरी होगी, लेकिन इसकी वजह से डिफ्यूजनल हाइपोक्सिया हो सकता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकते हैं। एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल के अंदर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर अप्लाई करते हैं, लाइक जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स होती है, ओके, उनकी पोटेंसी वेरी करती है, डिपेंड करता है उनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और पोटेंसी को मेजर करने के लिए MAC वैल्यू लेते हैं। MAC क्या होती है, मिनिमल एल्वियुलर एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन होती है। इनहेल्ड एनेस्थेटिक है वो कंसंट्रेशन, ठीक है, जिसको अप्लाई करने के बाद 50% पेशेंट सर्जिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड ना कर सके तो उसको क्या बोलते हैं हम,
उसको हम बोलते हैं MAC बोलती है। जो MAC है पोटेंसी को मेजर करती है। जितना ज़्यादा एनेस्थेटिक लिपिड सॉल्युबल होगी उतनी कम MAC होगी, ठीक है। ओके, यानी जो लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा तो MAC कम और पोटेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। जो MAC वैल्यू एडिटिव होती है, MAC वैल्यू एडल्ट पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ओके। और अगर ओपियाइड या सेडेटिव हिप्नोटिक लिए हुए है तब और ज़्यादा कम हो सकती है, यानी एफिनिटी या पोटेंसी बढ़ जाती है। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंसी वगैरह के। जबकि रेट और ऑनसेट ऑफ रिकवरी ये डिपेंड करता है ब्लड गैस रेशियो के ऊपर। जितनी कोई ज़्यादा ड्रग सॉल्युबल होगी, ठीक है, एनेस्थेटिक ब्लड के अंदर, उतना स्लोअर एनेस्थीसिया होगा। यानी जिनका ब्लड गैस रेशियो ज़्यादा होता है तो उनका ऑनसेट काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है, ओके। और जिनका स्लो ऑनसेट होगा स्लो रिकवरी होगी। लेकिन जिसका ब्लड गैस रेशियो रिलेटिवली लो होगा, ठीक है, तो उसका फास्ट ऑनसेट और फास्ट रिकवरी होती है, ओके। इसके बाद चलते हैं इंट्रावेनस एनेस्थेटिक की तरफ। तो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक के अंदर अभी तो हमने इनहेल्ड पढ़ा था, तो इंट्रावेनस के अंदर मिडाजोलम आ जाएगा, प्रोपोफोल है, फेंटेनाइल है और कीटामीन आ जाएगा, ठीक है। जो इंटरमीडिएट है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है, तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अंदर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके मिनिमल कार्डिक इफेक्ट होते हैं। मिडाजोलम बेंजोडाइज़ेपिन है, प्री ऑपरेटिव सेडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटीरोगेट एमनीजिया है, इंडक्शन है और आउट पेशेंट सर्जरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेस्पिरेटरी फंक्शन को डिप्रेस कर देता है। प्रोपोफोल एनेस्थीसिया की इंडक्शन और मेंटेनेंस के लिए अप्लाई होता है, ठीक है, ओके, इंडक्शन के लिए। जबकि प्री ऑपरेटिव सेडेशन के लिए बेंजोडाइज़ेपिन मिडाजोलम यूज करते हैं। प्रोपोफोल एंटीमेटिक भी होता है, सीएनएस और कार्डिक डिप्रेशन हो सकता है। फेंटेनाइल रेस्पिरेटरी फंक्शन को डिप्रेस करता है, इंडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिमिलर है दोनों का। कीटामीन की वजह से डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया है, एनएमडी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, एनेस्थीसिया को इंड्यूस करता है, ओके। कार्डियोवैस्कुलर स्टिमुलेशन होती है और इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ा देता है, जबकि बारबिटुरेट इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम कर देती है। इसके बाद बारी है लोकल एनेस्थेटिक की। जो लोकल एनेस्थेटिक है रीजनल एनेस्थीसिया करवा देती है। अब जो ड्रग है वो दो टाइप में बिलोंग करती है, एक होती है एस्ट्रस और दूसरी अमाइड्स होती है। एस्ट्रस के अंदर प्रोकेन, कोकीन, बेंजोकेन होती है, जिनको मेटाबोलाइज करने वाला प्लाज्मा और टिश्यू सूडोकोलिनेस्ट्रेस होता है। अमाइड्स के अंदर लिडोकेन, ब्यूपीवकेन आती है, जिनको मेटाबोलाइज करने वाला लिवर अमाइडेजेस होता है। ठीक हो गया, ओके। तो अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। ऐसे लोकल एनेस्थेटिक जिनकी एस्टर्स होती है तो इनके पास सिर्फ एक आई होता है, लाइक प्रोकेन, कोकेन। जबकि अमाइड लोकल एनेस्थेटिक के पास एक से ज़्यादा आई होती है, लाइक लिडोकेन में दो आई आ रही है। पता नहीं कैसी लॉजिक थी। अब सोडियम चैनल टॉक्सिन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो सोडियम चैनल टॉक्सिन होते हैं लाइक टेट्रोडॉक्सिन है, सैकिटॉक्सिन है। तो टेट्रोडॉक्सिन होता है पफर फिश से प्रोड्यूस होता है, जबकि सैक्सीटॉक्सिन एल्जी टॉक्सिन से ये प्रोड्यूस होता है, जिसको रेड टाइड बोलते हैं। ये सोडियम चैनल को, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर देता है, सोडियम के इन्फ्लक्स को ब्लॉक कर देता है। जबकि सिग्मा टॉक्सिन है जो एक्सोटिक फिश में होता है और कौन सा है, बेट्राकोटॉक्सिन है, ये एक्टिवेटेड सोडियम चैनल पे जाके बाइंड करता है और ये सोडियम के इन्फ्लक्स को बढ़ा देता है। तो इनके थोड़ा बहुत एक्शन बताए हुए हैं, लाइक सिग्वाटॉक्सिन और बटाराचोटॉक्सिन। जबकि टेट्राटॉक्सिन और साइकिटॉक्सिन है सोडियम के इन्फ्लक्स को ब्लॉक कर देना है। अब जो लोकल एनेस्थेटिक है इनकी नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म ऐसी होती है जो कि एक्सोनल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म या अनचार्ज फॉर्म होती है, वही एक्सोनल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। लेकिन जब वो नर्व के अंदर आ जाएगी तो जो आयोनाइज्ड फॉर्म है वो इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। जबकि एक्टिवेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाली सोडियम चैनल टॉक्सिन्स होती है, जबकि एक्टिवेटेड सोडियम चैनल को एक्टिवेट करने वाली, ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़े से मेरे मोबाइल की बैटरी कम हो गई है तो मैं वीडियो को भी कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से कि जो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म होती है ड्रग की वो एक्सोनल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती है और नर्व के अंदर जो आयोनाइज्ड फॉर्म होती है वो इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। इनकी रिकवरी को प्रिवेंट कर देती है और एक्शन पोटेंशियल की प्रोपेगेशन को मिनिमाइज कर देती है। अब नर्व फाइबर की सेंसिटिविटी को देख लेते हैं। ऐसे नर्व फाइबर जिनका डायमीटर रिलेटिवली स्मॉल होता है, हाई फायरिंग रेट होता है या माइलिनेटेड होते हैं, उनका सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है। लाइक टाइप बी और टाइप सी सबसे पहले इफेक्ट होते हैं, फिर टाइप ए डेल्टा है, ए बीटा है, फिर ए गैमा और टाइप ए अल्फा आते हैं। रिकवरी रिवर्स ऑर्डर के अंदर होती है। इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए आप अल्फा 1 एगोनिस्ट देते हैं, क्योंकि अल्फा 1 एगोनिस्ट इनकी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देते हैं, इनके इफेक्ट को प्रोलॉन्ग कर देते हैं और टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज कर देते हैं। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफेक्ट में न्यूरोटॉक्सिटी है, कार्डियोटॉक्सिटी होती है, ब्रैडिकार्डिया हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। स्पेसिफिकली जो एस्टर्स होते हैं पैरामाइड और बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन करा देते हैं। सारे के सारे वेजोडाइलेटर होते हैं, लेकिन जो कोकीन है वो इंट्रिंसिकली वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है, नोरेपिनेफ्रिन की अपटेक को ब्लॉक कर देता है। अब बारी है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की। जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उसके 5 सब यूनिट होते हैं। दो एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल है वो 2 अल्फा सब यूनिट के पास जाके बाइंड कर लेते हैं ताकि सोडियम चैनल को ओपन करें और इसके बाद मसल की डिपोलराइजेशन हो जाती है। जो मसल रिलैक्सेंट है एनेस्थीसिया के प्रोटोकॉल में इस्तेमाल होते हैं या आईसीयू में इस्तेमाल होते हैं ताकि मसल रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सके या इमोबिलिटी प्रोवाइड कर सके। निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, स्पेसिफिकली एनएम को। अब जो ड्रग्स होती है दो कैटेगरी
से बिलोंग करती है। एक होती है पेरिफेरल, एक होती है सेंट्रल। जो पेरिफेरल के अंदर नॉन डिपोलराइजिंग और डिपोलराइजिंग है, जबकि सेंट्रल एक्टिंग के अंदर बेंजोडाइazepine और बैक्लोफिन होती है। बेंजोडाइazepine है गाबा के जरिए काम करना है, बैक्लोफिन है गाबा पी जाके बाइंड करना है। मेनली यूज स्पासोसिटी होती है, स्पाज्मोलिटिक ड्रग होती है। नॉन डिपोलराइजिंग या कॉम्पिटिटिव निकोटिनिक एंटागोनिस्ट के अंदर लुक्रोनियम प्रोटोटाइप होती है। हालांकि ट्यूबाकोलिन किसी किताब में लिखा हुआ था, तो लुक्रोनियम चलो प्रोटोटाइप है। इनके जो इफेक्ट है उसको रिवर्स करने के लिए एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर दे सकते हो, ठीक है, ओके। लेकिन इनकी वजह से क्या होगा, प्रोग्रेसिव पैरालिसिस होती है, फेस की, लिम्स के, रिस्पिरेटरी मसल्स की होती है। और ट्रेन ऑफ फोर्स स्टिमुलेशन लगाओ तो आप वहाँ पे फेड होगा, ठीक है। ट्रेन ऑफ फोर्स स्टिमुलेशन का क्या मतलब है, टैटिनिक स्टिमुलेशन अप्लाई करो तो वो फेड होती रहती है, ठीक है। इनका कार्डिक और स्मूथ मसल के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, कोई सीएनएस के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पे ड्रग लिखी हुई है लाइक एट्राक्यूरियम है। एट्राक्यूरियम की रैपिड रिकवरी होती है, हेपेटिक और रीनल इंपेयरमेंट के अंदर सेफ होती है। लेकिन एट्राक्यूरियम लेडानोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो आगे सीजर करवा सकता है, जबकि सिस एट्राक्यूरियम रिलेटिवली लेस लेडानोसिन बनाती है। जो डिपोलराइजिंग होती है नॉन कॉम्पिटिटिव निकोटिनिक एगोनिस्ट में, तो उसमें स्पेसिफिक ड्रग है सक्सिनाल्कोलिन। इसके दो फेजेस होती है, फेज 1 फेज 2। फेज 1 में डिपोलराइजेशन कराती है, फैसिकुलेशन करवाती है और डिपोलराइजेशन को प्रोलॉग कर देती है, फ्लैसिड पैरालिसिस करवा देती है। लेकिन फेज 2 में डिसेंसिटाइजेशन और रिपोलराइजेशन करवा देती है, ओके, ठीक है। ट्रेन ऑफ फोर्स स्टिमुलेशन अप्लाई करोगे तो कोई फेज 1 में कोई फेड नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उस वहाँ पर ऊपर रिस्पॉन्स फेड हो जाता है। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर दोगे तो वह फेज 1 को बढ़ा देती है, लेकिन फेज 2 को रिवर्स कर सकती है। ये सूडोकोलिन एस्ट्रेस से हाइड्रोलाइज होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। इसकी कॉशंस ये है कि एटिपिकल सूडोकोलिन एस्ट्रेस होती है, हाइपरकलीमिया करवा सकती है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी करवा सकती होती है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एक लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम है, जिसमें मसल रिजिडिटी होती है, ट्रेमर है, मायोक्लोनस है, हाइपरथर्मिया, हाइपरटेंशन, एसिडोसिस और हाइपरकलीमिया होता है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट स्पेसिफिकली सक्सिनाल्कोलिन और हेलेथोइन को मिलाने की वजह से होता है। अब असल में ये होता है कि कुछ जीन्स होते हैं, स्पेसिफिकली राइनोडिन रिसेप्टर को इनकोड करने वाले जीन है, उनमें म्यूटेशन हो जाती है। और इसके अलावा एल टाइप कैल्शियम चैनल, इनके प्रोटीन कंपोनेंट के अंदर कोई म्यूटेशन आ सकती है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए ड्रेंट्रोलिन देती है। ड्रेंट्रोलिन राइनोडिन रिसेप्टर से कैल्शियम की रिलीज को ब्लॉक कर देती है, ठीक हो गया। तो ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम या मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया दोनों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब लास्ट चैप्टर है वो है ओपियाइड एनाल्जेसिक्स। तो जो ओपियाइड एनाल्जेसिक्स ये एंडोजिनस ओपियाइड पेप्टाइड होती है, जो एंडोर्फिन से रिप्रेजेंट होती है, कॉफलिन से और एंडोर्फिन से रिप्रेजेंट होती है। डाइनोर्फिन, एनकॉफलिन और एंडोर्फिन है, ठीक है। 3 रिसेप्टर की फैमिली होती है, म्यू, कैपा, डेल्टा होता है। अब ये प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक दोनों तरह से इनहिबिशन करती है, लेकिन जो प्री साइनेप्टिक होती है वो न्यूरोट्रांसमिटर की रिलीज को ब्लॉक कर देती है। पोस्ट साइनेप्टिक के अंदर हाइपोपोलराइजेशन हो सकती है, जीआई के जरिए काम करती है। म्यू फार्माकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोटोटाइप म्यू एगोनिस्ट का मॉर्फिन होता है। अब ओपियाइड के कुछ क्लिनिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, लाइक हेड में नहीं देंगे क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। पल्मोनरी डिसफंक्शन में स्पेसिफिकली पल्मोनरी एडिमा के अलावा बाकी किसी पल्मोनरी डिसफंक्शन में नहीं देते। हेपेटिक या रीनल डिसफंक्शन में नहीं देते क्योंकि एक्यूमुलेशन हो जाती है। या एड्रिनल या थायराइड डेफिशिएंसी में नहीं देते क्योंकि एक्सैजरेटेड रिस्पांस होगा। प्रेगनेंसी में नहीं देंगे क्योंकि न्यूनेटल डिप्रेशन या डिपेंडेंस हो सकती है, एक्सेप्ट मैप्रिडीन के। मैप्रिडीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट नहीं करती डिलीवरी के अंदर और रिलेटिवली लेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाती है, तो हम उसको दे सकते हैं। मॉर्फिन की बात करते हैं तो जो मॉर्फिन होता है एनाल्जेसिया है, एनाल्जेसिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। सिडेटिव एक्शन होता है, पेन की टॉलरेंस को बढ़ा देती है, परसेप्शन को कम कर देती है, ठीक है, रिएक्शन को भी कम कर देती है। सिडेटिव एक्शन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा देती है, PCO2 के रिस्पॉन्स को कम कर देती है, ओके। तो आपने ऑक्सीजन नहीं देनी बल्कि आपने नैलॉक्सोन देना है इसकी टॉक्सिसिटी के अंदर। कार्डियोवैस्कुलर की तरफ बात करते हैं तो वेज़ोडाइलेशन होती है, तो हार्ट ट्रॉमा हेड ट्रॉमा वाले पेशेंट के अंदर नहीं देना। स्मूथ मसल के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कराती है, सर्कुलर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। GIT के ऊपर पेरिस्टाल्सिस को इनहिबिट कर देती है, तो कॉन्स्टिपेशन होती है, क्रैम्पिंग होती है। जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर यूरिनरी रिटेंशन कराती है और अर्जेंसी टू वाइट ये भी करवा देती है, ठीक है, वाइट अर्जेंसी को बढ़ा देती है। बिलियरी ट्रैक्ट के ऊपर प्रेशर को बढ़ा देती है, पीपल की मियोसिस करवा देती है। कुछ कफ सप्रेशन एक्शन भी होता है, कफ सप्रेशन एक्शन कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन का होता है। नोजिया और वॉमिटिंग के लिए कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होती है एरिया पोस्ट्रीमा के अंदर। इसके अलावा जब मॉर्फिन हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा देती है। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर ग्लूकोरोनाइडेशन होती है और ग्लूकोरोनाइडेशन के बाद जो मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड होता है वो हाईली एक्टिव है, तो रीनल डिसफंक्शन वाली पेशेंट के अंदर ध्यान से इस्तेमाल करना है, ओके। तो अदर ओपियाइड्स को देख लेते हैं। कुछ ओपियाइड फुल एगोनिस्ट होते हैं, कुछ पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं, कुछ एंटागोनिस्ट होते हैं। फुल एगोनिस्ट के अंदर मैप्रोडीन है, मेथाडोन और कोडीन होती है। उसकी तो बात हम कर चुके हैं मॉर्फिन की। अच्छा, मैप्रोडीन की वजह से जो सीजर होता है उसको हम ओपियाइड एंटागोनिस्ट से ट्रीट नहीं कर सकते बल्कि हम बेंजोडाइज़ेपिन देंगे। जो सबक्जोन है, सबक्जोन बुप्रोनॉर्फिन और नैलक्सोन को मिलाने से बनता है, ओपियाइड एडिक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फुल एगोनिस्ट के अंदर मैप्रोडीन है। मैप्रोडीन एंटी मस्क्रेनिक एक्शन होता है, डेट इज वाई कोई मियोसिस नहीं करवाएगी, टैकीकार्डिया करवाएगी। GIT जेनिटो
यूरिनरी ट्रैक और गाल ब्लैडर का स्पैज़म नहीं करवाएगी। साइटोक्रोम P450 से मेटाबोलाइज होती है, नॉरमेपेनिफ्रिन बनती है जो कि सीजर ट्रैक होती है, और ये सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होती है, तो सेरोटोनिन सिंड्रोम और सीजर करवा सकती है। मेथाडोन मेंटेनेंस थेरेपी के लिए इस्तेमाल करती है। कोडीन का सप्रेशन है, एनसेड के साथ मिला के देते हैं। मिक्स्ड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में नालबेफिन और पेंटाजोसिन है। ये पेंटाजोसिन करते क्या है, म्यू को तो एंटागोनाइज करती है, कैपा को स्टिमुलेट कर देती है, तो स्पाइनल एनाल्जेसिया डिस्फोरिया के लिए, और प्रेसिपिटेशन और विड्रॉल करवा सकती है म्यू रिसेप्टर को एंटागोनाइज करके। अब एंटागोनिस्ट के अंदर नैलक्सोन, नाल्ट्रेक्सोन और मिथाइल नाल्ट्रेक्सोन है। नैलक्सोन को इंट्रावेनस फॉर्म में देती है, जबकि नाल्ट्रेक्सोन को पर ओरल देती है। जो नैलक्सोन है रिस्पिरेटरी डिप्रेशन को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि नाल्ट्रेक्सोन अल्कोहल क्रेविंग को कम कर देता है, ओपियाइड एडिक्शन में देते हैं, जबकि मिथाइल नाल्ट्रेक्सोन ओपियाइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, दैट इज वाई ये विड्रॉल को प्रेसिपिटेट नहीं करता। ओपियाइड एनाल्जेसिक के अंदर फीचर्स क्या होते हैं, तो ओपियाइड की टॉक्सिसिटी में एक्यूट और क्रॉनिक होती है। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी में 3 क्लासिकल ट्राइड है, उसका निमोनिक है, पीसीआर, पिन पॉइंट पेपर, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कोमा होता है। एक्यूट टॉक्सिसिटी को मैनेज करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट और इंट्रावेनस नैलक्सोन है, लेकिन अब्यूज लायबिलिटी में टॉलरेंस हो सकती है, डिपेंडेंस हो सकती है। टॉलरेंस फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस होती है, सारे इफेक्ट की होती है सिवाय 2 के, वो मियोसिस और कॉन्स्टिपेशन होती है। डिपेंडेंस 2 टाइप की होती है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। विड्रॉल के अंदर यार्निंग हो सकती है, लैक्रिमेशन है, सियालयूरिया आता है, डिनोरिया है, स्लाइवेशन है, एंजाइटी, स्वेटिंग होती है, मसल क्रैम्प है, स्पैज़म होता है, और सीएनएस ओरिजिनेटिंग पेन होता है। विड्रॉल को मैनेज करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, मेथाडोन और क्लोनिडीन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। आगे ओपियाइड रिलेटेड ड्रग्स कौन कौन सी है, लाइक लोप्रामाइड, डाइफिनॉक्सिलेट डायरिया के लिए, जबकि कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फान कफ के लिए यूज करते होते हैं। ड्रग ऑफ अब्यूज हमारे किसी काम के नहीं है। तो जल्दी जल्दी हम सीएनएस के ड्रग लिस्ट को कवर कर लेते हैं। तो सेडेटिव हिप्नोटिक के अंदर बार्बिटूरेट है, उसमें फिनोबार्बिटल है, बेंजोडाइज़ेपिन, मेलपराजोलाम, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम है। अदर ड्रग के अंदर बस्पिरोन, ज़ोलपिडेम, ज़ोलिप्लोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में फ्लोमाजेनिल आती है। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक के अंदर फेंटेनॉल, केटामीन, मिडाजोलाम, प्रोपोफोल, थायोपेंटल आती है। लोकल एनेस्थेटिक के अंदर लिडोकेन, बुपिवाकेन, मैपिवाकेन, प्रोकेन और कोकेन है। ओके इसके बाद एंटी कन्वल्सेंट की बात करते हैं। तो एंटी कन्वल्सेंट के अंदर कार्बामेज़ामिन, इथोसुक्सामाइड, वेलप्रोइक एसिड, फेनिटोइन, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, गाबापेंटिन, लैमोट्रेजिन, फल्बेमिन, टोपिरामाइड, टियागैबिन, विगाबैट्रिन है। ठीक है, ओके विगाबैट्रिन क्या करती है, गाबा अमाइनो ट्रांसफेरेज को ब्लॉक कर देती है, जबकि टियागैबिन गाबा अमाइनो ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है। इनहेल्ड एनेस्थेटिक के अंदर डेस्फ्लोरिन, सेवाफ्लोरिन, नाइट्रस ऑक्साइड आती है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में डिपोलराइजिंग में सक्सिनाइलकोलिन, जबकि नॉन डिपोलराइजिंग के अंदर एट्राकोरियम, रिक्रोनियम, ट्यूबैकोरारिन। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में जो डिपोलराइजिंग है, दोबारा लिख दिया उन्होंने। हाँ ठीक है। अब एंटीसाइकोटिक के अंदर टिपिकल है वो क्लोरप्रोमाजीन है, फ्लूफिनाजीन होती है, थियोरोडिजीन और हैलोपेरिडोल है। एटिपिकल के अंदर क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन, ओरेंजापिन, एरिप्राजोल, क्यूटरमिन और ज़िप्रासिडोन है। जबकि एंटागोनिस्ट के अंदर नालिक्सोन, नाल्ट्रेक्सोन, मिथाइल नाल्ट्रेक्सोन है। मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के अंदर नालबेफिन है। पार्शियल एगोनिस्ट के अंदर बुप्रेनोर्फिन और कोडीन है। फुल एगोनिस्ट में मॉर्फिन, मैप्रेडिन, मेथाडोन, फेंटेनॉल और हीरोइन आ जाती है। ठीक हो गया। ओके पार्शियल का याद रख लेना, बुप्रेनोर्फिन और कोडीन होती है। ठीक है। ओके एंटी पार्किंसन ड्रग के अंदर डोपामिन एगोनिस्ट है, लीवोडोपा, कार्बिडोपा और प्राइमिपिक्सोल, मोनोमिन ऑक्सीडेज, टाइप बी इनहिबिटर के अंदर रिसैजिलिन और साफिनामाइड है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर के अंदर कार्बिडोपा आती है। मस्कुलिनिक ब्लॉकर के अंदर पेनिस्ट्रोपिन, ट्राइहेक्सीफेनिडाइल, कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर के अंदर टोलकापोन है। डोपामिन रिलीजर और मस्कुलिनिक ब्लॉकर के अंदर एमेंटिडिन आती है। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर लिथियम है। टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए एटोमेक्सेटिन, मिथाइलफेनिडेट, एम्फेटामिन आ जाती है। एंटी डिप्रेशन के अंदर मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, जिसमें फिनाइलिजिन, ट्राइनॉल, किप्रोमिन है। टीएसीए में एमिट्रिप्टालिन, इमापेरामिन और क्लोमिपेरामिन है। जबकि एसएसआरआई के अंदर फ्लॉक्सटिन, प्रोक्सटिन, सर्ट्रालिन है। और अदर्स कैटेगरी के अंदर बिप्रोपियोन, मेटाजापिन, प्राजोडोन और वेनलाफैक्सिन होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।